एसएचएम जब भी हो रहा होगा तो उस पार्टिकल पे जो कि एसएचएम कर रहा है उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो होगा माइनस के एक्स के इक्वल, और सिर्फ मीन पोजीशन बदलेगी, वो अब x इक्वल्स टू 0 पर ना होकर के कहीं और होगी, लेकिन एसएचएम तो अभी भी करेगा। तो लग रहा होगा कि ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बात को समझो, t इक्वल्स टू 0 पे ये मीन पे है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये अपने a/2 पे कब आएगा? जैसे अगर इस पेन को मैं उछालता हूं तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर कहीं जाके रुका, मेरे रेस्पेक्ट में रुका। सो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया होंगे। और मैं आपका बड़ा भाई निखिल दा भाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एनर्जी ऑफ एसएचएम, और इस सेशन को करेंगे हम कंप्लीट। वैसे ये वाली चीज हमने थोड़ी सी तो पढ़ ली है, थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट बाकी है, तो वो पॉइंट हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन की, जो एकदम महारद्दी क्वेश्चन था। महारद्दी है ना, मतलब बहुत ही लल्लू पंजू की पावर इनफाइनाइट, इतना लल्लू पंजू क्वेश्चन था। तो सवाल क्या था, सवाल देख लेते। सवाल जो होमवर्क में आपको दिया था वो ये था कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। कि एक पार्टिकल जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मीन पोजीशन अपने को पता है एसएचएम के अंदर एकदम मिड में आएगी, और यही पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होती है। यहां पर एक्सेलरेशन 0 रहता है। तो ये पार्टिकल है अभी अपने मीन पोजीशन पे एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ये वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये वाला नेगेटिव एक्सट्रीम, तो इस तरफ वो जाना चाह रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे वो अभी यहां है। तो हम जानते हैं कि भाई ऐसे केस में फेज क्या कहा जाएगा? ये वाले पोजीशन पे फेज हम क्या बोलते हैं? 0, है कि नहीं? तो यहां पर एक तरीके से t इक्वल्स टू 0 पे फेज कितना आ रहा है अपने पास? 0। और हमें इक्वेशन लिखनी है एसएचएम की। तो एसएचएम की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t प्लस 5। ये हमारी जनरल इक्वेशन है एसएचएम की। और यहां हमें बता रखा है एम्पलीट्यूड a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही लेके चल रहे हैं, और फाई की वैल्यू 0 हमें पता लग जा रही है इस इंफॉर्मेशन से। तो बस एकदम रद्दी सवाल था, इसका जवाब आ जाएगा a sin ओमेगा t। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था कि यार एसएचएम जब भी हो रहा होगा तो उस पार्टिकल पे जो कि एसएचएम कर रहा है उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो होगा माइनस के एक्स के इक्वल, जहां पे के एक कांस्टेंट है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और नेट फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखता हूं, मास को इधर ले आता हूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और यहीं पे हम ओमेगा डिफाइन करते हैं जो कि होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, या आप यहां से कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। पूरे की वैल्यू हम ओमेगा स्क्वायर लेके चलते हैं। तो ओमेगा है अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, इसका मतलब क्या रहता है वो ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले सेशन में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना फेज जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टी सेकेंड्स में कितना फेज चेंज हो जाएगा? ओमेगा टी। और ओमेगा की मदद से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में तुम्हें एक रिजल्ट बताया था, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है रूट ऑफ के बाय एम। तो टाइम पीरियड हमारे पास बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो ये सब कुछ हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो अभी एक तरीके से आपको एक क्विक ओवरव्यू मैंने दे दिया। और यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको फोर्स की इक्वेशन पता है तो आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल सकते हो, उससे आप ओमेगा बता सकते हो, और ओमेगा की मदद से आप टाइम पीरियड बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं इसी चीज के ऊपर बेस्ड कि टाइम पीरियड निकालने को अगर कहता है तो कैसे हम बात करेंगे। तो यहां पे हमें कुछ बता रहा है, और ये बता रहा है कि potential energy of a particle of mass m situated in a unidimensional potential field। यूनिडायमेंशनल मतलब मोशन जो है वो एक लाइन के अलॉन्ग ही है, मतलब लीनियर मोशन है, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसी दे रखी है। अब तुम्हारे मन में ये बात तो आ रही होगी कि सर अभी तक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा ही नहीं और सवाल और दे दिया। और सवाल दिया तो दिया, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी की जो शक्ल है वो देखने में बड़ी भयानक, डरावनी,
दिल दहला देने वाली और लग रही है, ये क्या है, ये u नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स। तो यहां पर u नॉट और a तो कांस्टेंट है और हमें पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। अब तुम कहोगे कि सर मतलब क्या सवाल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहां से टाइम पीरियड निकाले, हर पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पढ़ाया नहीं, तो जो चीज आपने नहीं पढ़ाई वो पूछ क्यों रहे हो भाई साहब। तो भाई बात ऐसी है, क्या हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नहीं पढ़ा? बोलोगे क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ा है। अच्छा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा? अरे सर जी पढ़ा है यार। और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा होगा, याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स जो है वो आपका निकलता है कुछ इस तरीके से। अरे हाँ सर याद आया, हो सकता है कुछ को याद ना आया हो, तो मैंने बता दिया ये फॉर्मूला है फोर्स निकालने का। सर लेकिन आपको कैसे पता लगा एक्स ही आएगा? क्योंकि यार पोटेंशियल एनर्जी एक्स के टर्म्स में ही वैरी कर रही है, फोर्स भी एक्स के टर्म्स में वैरी करेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो अरे सर डिफरेंशिएट तो कर देंगे, डिफरेंशिएशन तो एकदम लल्लू पंजू चीज है, और इस लल्लू पंजू चीज को हम कर देते तो फर्जी है, एकदम फर्जी। तो यहां अगर मैंने आपसे पूछा तो ये माइनस, तो यू नॉट क्या है, तुम बोलोगे ये तो है हमारा कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा 0, और माइनस एज इट इज कॉस ए एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन ए और एक्स, और फिर एक ए जो है वो बाहर आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ए आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास जो हमें फोर्स मिल रहा है इस जगह पर, जस्ट अ मिनट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाँ जी, तो जो फोर्स हमें यहां पे मिल रहा है, तो फोर्स हमें क्या मिल रहा है, फोर्स हमें मिल रहा है माइनस का यू नॉट ए साइन ए एक्स। अब यदि मैं तुमसे पूछूं, बताओ भाई साहब ये एसएचएम कर रहा है क्या, तुम बोलोगे सर एसएचएम तो तब करता जब एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता। तो सर यहां पे ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे अरे 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 एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे नहीं है, देखो ये लिखा हुआ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। मेरे भाई जिनको लग रहा है ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उन भोले भाले प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भाई ये एक्स के ऊपर साइन भी लगा हुआ है ना, तो ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सर इसका मतलब ये एसएचएम नहीं है, नहीं ये एसएचएम नहीं है, नॉट अ एसएचएम, इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सवाल तो देखो, टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ये जो x है ना, x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये बहुत छोटा बताया गया है। ये ऐसा नहीं कि ऐसा मीटर में बहुत ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, मान लो मिलीमीटर के ऑर्डर में हो रहे होंगे, तो x एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। और ये तो फिर आप समझ ही गए होंगे, जब x एक छोटी क्वांटिटी है तो ax भी एक छोटी क्वांटिटी होगी, और ax का मतलब क्या है, थीटा, साइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो थीटा होगा। और शायद ही आपको पता हो कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वली आ जाती है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सिंस x इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है, इस वजह से साइन ए एक्स को हम लिख सकते हैं ए एक्स, ठीक है। अभी हमेशा नहीं, ये जब छोटा है तब, तो दिया हुआ है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो यहां से ये आ जाएगा माइनस का यू नॉट ए और इसकी जगह आ जाएगा ए एक्स, और ये आ जाएगा यू नॉट ए स्क्वायर एक्स, और फोर्स को लिख लेता हूं मैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, नहीं पता लगेगा कुछ हमारे अगेन भोले भाले जो पंछी हैं वो ए से ए उड़ा देंगे, है ना, ये एक्सेलरेशन नहीं है भाई साहब। इसको लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन और इसको इधर से डिवाइड कर दिया। तो बताइए साहब क्या ये ओमेगा स्क्वायर है? बोले सर किस खुशी में ओमेगा स्क्वायर है, पहले ये बताओ एसएचएम है कह रही, यार एसएचएम तो है। यस इट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बोले सर ये क्या बात हुई यार, यहां बोल रहे एसएचएम नहीं है, यहां बोल रहे एसएचएम है, क्योंकि यहां पे एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहां पर है। तो भाई हम तो
बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चलेंगे ना। मतलब सर अगर यहां ये स्मॉल ऑसिलेशन नहीं कहता तो फिर टाइम पीरियड भी नहीं निकलता, नहीं निकलता साहब। ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशन यू कैन से इट इज एसएचएम। और अब ये एसएचएम है तो एक्सेलरेशन इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया है और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ यू नॉट बाई एम इंटू ए, क्योंकि वो ए स्क्वायर है तो उसका रूट तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो जो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू ये रही। टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास कुछ ये। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो इसका अगर मैं निचोड़ दूं तो निचोड़ ये है भाई साहब कि आपको कैसे ना कैसे करके फोर्स अगर पता लग जाता है ना तो बल्ले बल्ले है भाई। कैसे? फोर्स पता लग गया तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, और एक्सेलरेशन पता लग गया तो फिर ओमेगा निकालने में कोई टाइम लगेगा नहीं, और टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये बातें समझ में आई होंगी। सर ये टाइम पीरियड कैसे निकाला? मेरे भाई अभी अभी फॉर्मूला देखा था 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये रही। सर ये ओमेगा कैसे निकाला? अभी अभी देखा था एक्सेलरेशन इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये चीज लिखी हुई है वो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर आ रही। तो सर जी आपने ये बताया कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, तभी जो है एसएचएम होगा, लेकिन वहां पे एक्स जो है वो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं लिख देता हूं, इज नॉट कोऑर्डिनेट, इट कैन बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, बट यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, और कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। सर ये समझ नहीं है, ये बात आपने क्या बोली? मैंने कहा यार एक चीज बताओ। बोले हाँ हाँ बताएंगे ना। मैंने कहा यार बताओ, जैसे अगर मैंने कहा ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू 2 है, ये x इक्वल्स टू 3 है, ये a है और ये b है, तो a का कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के हिसाब से, a का कोऑर्डिनेट ओरिजिन के हिसाब से 2 है, मतलब ये यहां से 2 यूनिट्स की दूरी पे, b का कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स की दूरी पे। लेकिन कोई कहे भाई साहब मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, अब बोलो a के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं b की जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूं, a के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? कितना बोलेंगे आप कहेंगे xb माइनस x से। यही तो आपने पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन में कि b की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू a इज xb माइनस xa, दैट इज +1। a की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू b इज xa माइनस xb, दैट इज 2 माइनस 3, जो कि -1 आ जाएगा। तो यहां मैंने कहा कि ये जो x है ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ध्यान से सुनना, जब भी एसएचएम होता है तो मान लिया ये हमारी मीन पोजीशन है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये x क्या है, ये x जब पार्टिकल मान लो यहां है तो इसे ही तो मैंने x कहा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब मीन पोजीशन से कितना चला है वो, तो कहां से, मीन पोजीशन से। तो दिस x आप ऐसा भी कह सकते हो कि x क्या है, ये है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन ने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि भाई साहब मैं ओरिजिन पे ही रहूंगी, वो कहीं और भी आ सकती है। तो इसी चीज को अब हम समझने जा रहे हैं कि इस केस में तो एसएचएम तो हो ही रहा है, लेकिन आपकी मीन पोजीशन भी कहां आ रही है, x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, तो आप बताएं क्या होगा। तो यार सिंपल सा तरीका, आप ये ध्यान रखना, ये एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पता करना है एसएचएम है कि नहीं, तो सबसे पहले आप पता करें इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहला काम क्या होगा, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। भाई क्योंकि अभी अपने पास बात ये है ना कि ये एसएचएम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। भाई ये एसएचएम है क्या, हमारे पास ये सवाल है। तुम बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन एक सी आ रहा है, सी अभी तक तो आया नहीं था, अब नया आ गया तो सोच के देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। ये तरीका आपको आगे भी काम में आएगा, तो ध्यान रखना। यहां पर तो बड़ा आसान लगेगा, ठीक।
लेकिन तरीका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब जहां फोर्स जीरो होगा तो फोर्स को जीरो करते हैं। फोर्स को हमने जीरो किया और उस पोजीशन को मैंने कह दिया एक्स नॉट। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आ रही है आपकी, वो आ रही है सी बाय के पर। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आई सी बाय के। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। चलिए देखते हैं कहने का मतलब क्या है, पहले उसको समझे कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस थी और ये मान लीजिए हमारा था ओरिजिन, अगर मैं के और सी को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि भाई जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है ना, वो हमारी कहीं पे यहां आ रही है। इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन ओरिजिन पे नहीं आ रही है। इस बार जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ओरिजिन पे नहीं आ रही है। एक मिनट, तो इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो ओरिजिन पे नहीं आ रही है, ध्यान रखें। इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं आगे आ रही। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यार मीन पोजीशन से इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करो यहां। तो पार्टिकल को रखा हमने यहां। अब आप जानते हो कि इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा पार्टिकल का, तो ओरिजिन से मेजर होगा, ये एक्स है, और मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कह देता हूं एक्स डैश, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी है एक्स नॉट, है ना। तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप तो कहेंगे सर अब भी वो माइनस का के एक्स प्लस सी ही लग रहा है। लेकिन मैंने कहा यार एक्स की वैल्यू इस बार है कितनी, तुम कहोगे एक्स की वैल्यू है एक्स डैश प्लस एक्स नॉट, या आप ऐसा भी कह सकते थे कि एक्स डैश इज एक्चुअली एक्स माइनस एक्स नॉट, बिकॉज एक्स डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन, दैट इज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट। अब यहां x की वैल्यू यदि मैं रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है x डैश प्लस एक्स नॉट प्लस सी, और ये आ जाएगा माइनस का के एक्स डैश और माइनस का के एक्स नॉट प्लस सी। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहां से कि माइनस का के एक्स नॉट प्लस सी इज जीरो, ये आपका पूरा जीरो हो गया। और यहां से जो आपको फोर्स मिला, देखो भाई, क्या इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आपको दी गई है, इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, लेकिन जब आप यहां इसको लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज अगेन कमिंग एज माइनस के एक्स डैश। तो यहां आप इस बात को समझे कि इधर फिर आप एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे माइनस का के बाय एम इंटू एक्स डैश, और आप ओमेगा क्या लिख देंगे, ओमेगा आपका वही रूट ऑफ के बाय एम, और टाइम पीरियड आप लिख देंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। तो यहां से हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि अगर फोर्स माइनस के एक्स प्लस सी टाइप का हो या फिर फोर्स हमारा माइनस के एक्स हो, दोनों ही सिचुएशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही आ रहा है, और दोनों ही सिचुएशन में वो एसएचएम कर रहा है। यहां इतना सा फर्क है कि यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी x इक्वल्स टू 0 पे आ जा रही है, और यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू 0 पे ना आकर के किसी और जगह आ रही है। तो मैं एक चीज अब आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां कुछ ऐसा ही तो हुआ कि जो पहले फोर्स लग रहा था माइनस के एक्स, उसमें हमने कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दिया, माइनस के एक्स में एक फोर्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो है कुछ भी हो सकता है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन। और ऐड करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐड ही किया,
हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव भी हो। तो आप एक बात को समझना, अगर कोई फोर्स किसी पार्टिकल को एसएचएम करा रहा है और उस फोर्स में मैं एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऐड करता हूं, एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऐड करता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन बदलेगी। वो अब x इक्वल्स टू 0 पर ना होकर के कहीं और होगी, लेकिन एसएचएम तो अभी भी करेगा। हां, ये अलग बात है कि एसएचएम मीन पोजीशन के अबाउट होगा, इस बार ओरिजिन के अबाउट नहीं, है ना। पहले भी मीन पोजीशन के अबाउट ही हो रहा था, लेकिन पहले ओरिजिन और मीन पोजीशन एक ही जगह थे। तो इतना सा चेंज आता है कि बस मीन पोजीशन जो है वो ओरिजिन पे नहीं होती, कहीं और होती है बस। तो ये है तो एसएचएम की इक्वेशन ही। तो ऐसा पार्टिकल भी क्या करेगा भाई साहब, यस इट विल परफॉर्म एसएचएम। क्लियर। तो एक सवाल देख लेते हैं। कहां है भाई सवाल ये रहा। सवाल में हमें क्या दिया गया है, सवाल में हमें दिया गया है कि find the equation of SHM if omega is the angular frequency and equilibrium position is at x equals to 2। तो x equals to 2 पे आपकी equilibrium position है और पार्टिकल x equals to 7 पे है अभी and released from rest। या अभी चलो मैं ऐसा कह देता हूं कि ये आपकी एक्सट्रीम है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो मैं कह रहा हूं कि ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे होगा। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता लगा, चलो तो इसलिए मैंने कह दिया कि ये एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से आपने इसको रिलीज किया। अब ध्यान से सुनना जो बात हो रही है। बात ये है कि अगर आपने इसको यहां से रिलीज किया, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपका मीन पोजीशन है, तो आपसे यदि मैं पूछूं एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप कहेंगे 7 - 2 दैट इज 5। ओमेगा कितना है वो दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने कहा यार मान लो पार्टिकल किसी भी मोमेंट पे यहां जब होगा, तो हमें एक तरीके से ये एक्स डैश निकालना है। एक्स डैश कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स डैश है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ओरिजिन तो मान लो आपका कहीं यहां है, कोऑर्डिनेट आप ये कहेंगे, और ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। शायद बात समझ में आती हो तो ये तो मैं हमेशा आराम से लिख ही सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। और एक्स डैश आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश आप लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी। अब काफी लोग बोलेंगे अरे 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 ये गड़बड़ कर दी सर आपने, ये कॉस ओमेगा टी कैसे आया है समझाइए। ये मैंने पिछले सेशन में ही आपको बड़े आराम से समझा रखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से चलने का मतलब है कि उस वक्त उसका इनिशियल फेज, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे फेज कितना होता है, तुम बोलोगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 90 होता है। याद है एक्सट्रीम पोजीशन मतलब 90 फेज। तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा हो सकता है कई लोगों को आज समझ ही नहीं आ रहा हो, अगर पिछला लेसन अटेंड नहीं किया है तो, लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज नहीं आएगा समझ में, पहले पिछला वाला लेक्चर जाके देखो, नहीं ये सारी चीजें हवा में ऊपर जाएंगी, क्योंकि तुम्हें फेज का ही फीलिंग नहीं है कि फेज का मतलब क्या है, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो क्या ये जनरल इक्वेशन होती है, तुम बोलोगे हाँ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बोलेंगे हाँ ये जनरल इक्वेशन है। और ये अंदर क्या लिखा हुआ है सर, ये फेज लिखा हुआ है। अच्छा तो यहां पर जब पार्टिकल होता है तो फेज कितना होता है सर, 90 होता है, आपने बताया था। तो ये t इक्वल्स टू 0 पे है क्या पार्टिकल अभी, हाँ जी सर ये t इक्वल्स टू 0 पे है, और ये t इक्वल्स टू 0 पे है, तो इसका मतलब फाई का मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज। फाई की वैल्यू कितनी हो गई 90, याद आया। और इसको फिर मैंने लिख दिया था a cos ओमेगा टी, और a की वैल्यू आप इधर से लिख ही सकते हो कि ये आ जाएगा 5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 cos ओमेगा टी, बट दिस इज x। तो ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लेकिन अगर आप चाहते हो x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, वो भी लिख देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x की वैल्यू क्या है, x डैश प्लस x नॉट। x डैश कितना है
5 cos ओमेगा टी, और x नॉट कितना है, वो है 2। बस सर जी, अरे हाँ बस, और क्या, और क्या बच्चे की जान लोगे, सवाल इतना सही है भाई। 5 cos ओमेगा टी प्लस 2। तो देखा जाए तो इसमें फर्जी था सवाल, कुछ ज्यादा खास तो था नहीं, है ना, फर्जी था, एकदम फर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल भी कुछ इसी टाइप का है, और आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है। ये चलो इस बार मैं कहता हूं कि y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। हमको यहां पर क्या लिखना है, y कोऑर्डिनेट। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आगे क्या कह रहा है वो सुन। इफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ड्यूरिंग द मोशन इज 8 मीटर। कह रहा है भाई मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना पार्टिकल की ड्यूरिंग द मोशन वो 8 मीटर है। अच्छा, मतलब y के अलोंग ये एसएचएम तो कर रहा है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस ओरिजिन से है वो 8 चले जाता है, 8 से दूर वो ओरिजिन से नहीं जाएगा। क्या गिवन है, ओमेगा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रखी है -3, मतलब यहां आपका इक्विलिब्रियम। अब आपको यह नहीं बताया गया है कि यहां पर t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था कहां। जैसे पिछले वाले में आपको साफ साफ बताया गया था कि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलने लगा था, यहां आपको बताया ही नहीं गया है कि वो कहां था। तो इससे ये साफ पता लगता है कि यहां फाई की इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं गई है। तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे, फाई ही लिखेंगे, क्योंकि फाई की इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, आपको यह बताया ही नहीं पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे कहां है। लेकिन आपको यहां एक तरीके से बेसिकली एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब जो जनरल इक्वेशन आपकी होगी। अब घबराना मत सर यार, ये तो जो है y डायरेक्शन में हो रहा है, तो कोई नहीं यार भाई, सबसे पहली बात तो तुम ये याद रखो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ये आ जाएगा y माइनस वाई नॉट या y इक्विलिब्रियम। तो आपका y डैश जो आएगा, y डैश क्या आएगा, y डैश आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये तो तुम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये निकाल सकते, तो यही निकालना है भाई साहब, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। अगेन एक फर्जी सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। हाँ जी, तो बताओ, देखो अब लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूं आपने भी सॉल्व कर लिया होगा, और इसका एम्पलीट्यूड आपने जो है ना 11 मीटर निकाला होगा शायद। तो आपने कहा कि चलो ये मान लो यहां से कुछ इतना आगे चले जाता है, इतना ओरिजिन से 8 मीटर की दूरी पर ये रहता है। अब तुमको लगेगा यार ओरिजिन से अगर 8 मीटर की दूरी पर ये इसका एक्सट्रीम आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये 3, तो एम्पलीट्यूड जो है वो तो आ गया 11। आप एकदम झटाक से आंसर लिख दोगे कि 11 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस y डैश की वैल्यू को यहां पटकोगे और y नॉट आपका -3 है, तो आप आंसर निकाल लोगे आराम से। मतलब आपको y निकालना था ना, तो y आप लिखोगे y डैश प्लस y नॉट, या फिर y डैश प्लस y नॉट इज -3, है ना, और y डैश की वैल्यू में आप a यहां पटक दोगे 11। लेकिन क्या आपने ये सही किया, चलो देखते। एम्पलीट्यूड 11 हुआ, तुम बोलोगे हाँ सर सही तो किया, ओरिजिन से 8 मीटर की दूरी पर वो जा रहा है मैक्सिमम, और 8 और 3 11, तो मेरे भाई अगर ये यहां से 11 जा रहा है तो ये यहां से नीचे भी 11 जाएगा, क्योंकि एसएचएम का मतलब ये है कि मीन पोजीशन से जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो मीन पोजीशन से अगर 11 ऊपर गया है तो 11 नीचे भी जाएगा, और यदि ये 11 नीचे गया तो -3 में 11 और जोड़ोगे, मतलब -11 और करोगे, तो ये वाला गैप कितना आ जाएगा, 11 प्लस 3, ये आ जाएगा 14। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये -14 तक जाएगा। तो अगर आपने ये 8 बोली, तो बताओ क्या अब इस पूरे जर्नी में, इस पूरे मोशन में ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस 8 है क्या? नहीं, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस 8 नहीं है, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस तो 14 हो गया। तो सर इसका मतलब हमारा आंसर गलत हो गया? हाँ, तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया, बिल्कुल तुमने आंसर गलत किया। अब उम्मीद करता हूं कुछ लोगों ने सोचा होगा ना, कई बार चीजें
एकदम आसान लगती हैं, लेकिन आसान चीजों में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है लेस कॉन्शियस हो जाते हैं आसान चीजें जब सामने दिखती है। ठीक है, चलो, तो यहां आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली ये नीचे इधर की तरफ कहीं 8 आएगा, इसका मतलब ये वाली दूरी आप कहें कि ये 8 मीटर की दूरी पे, अगर अभी ये ओरिजिन से मैक्सिमम पे है, तो यहां अगर आप लेते हो तो ये 8, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -5। तो यहां से ये कितना गया है, ओह सॉरी y इक्वल्स टू -8, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 5। तो इससे 5 नीचे, तो इससे 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाने का मतलब है y इक्वल्स टू 2 तक। तो ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये इसकी है नेगेटिव एक्सट्रीम। तो 2 से लेकर 8 -8 के बीच में ये ऑसिलेट करेगा, 5 नीचे 5 ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी होगी, और यहां से आपको समझ में आएगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो 11 नहीं है मेरे भाइयों, एम्पलीट्यूड है आपके पास 5। और सर जी फाई की वैल्यू तो यार हमको पता ही नहीं है क्या है। तो सुनना, अब कई बार क्या होगा, एक आंसर में है ना फाई लिखा होगा और एक आंसर में लिखा होगा 5 sin ओमेगा टी -3। अब कई लोग सोचेंगे अरे यार फाई की वैल्यू तो हमसे तो निकल नहीं रही, क्या पता 0 ही निकल रही होगी किसी तरीके से, तो फिर वो जिसमें फाई 0 ले रखा है उसको टिक कर आएंगे और गलती कर देंगे। यहां फाई की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। अगर आपको आंसर ऑप्शन में 2 चीजें दिख रही हैं, एक तो ये और एक ये, तो ऑब्वियसली इसको आप टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फाई नहीं पता क्या होगा। तो सर हो तो सकता है ना किसी केस में, तो वो 0 हो सकता है, हाँ किसी केस में वो 0 हो सकता है, लेकिन यहां तो नहीं है ना, हो सकता है, होगा तो नहीं ना हमेशा, इसलिए आपका दिस इज द फाइनल जवाब। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ये हुआ अपना ये सवाल। बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम बात करेंगे एक्स टी कर्व की। एक्स और थीटा का कर्व हमने कल बना लिया था, अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं एक्स टी कर्व की। एक्स टी कर्व में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और यहीं से हम थोड़ा सा फेज डिफरेंस को भी समझते हुए चलेंगे, और हम फेजर डायग्राम की भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो मैं क्या ले रहा हूं, वो मैं लेके चल रहा हूं कि यदि आपके पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, a sin ओमेगा टी। तो अभी तक पिछले सेशन में जो मैंने कर्व बनाया उसमें ओमेगा टी प्लस फाई लिखा था, और ओमेगा टी प्लस फाई को थीटा हम बोल रहे थे, तो एक्स और थीटा का कर्व बनाया था। अभी मैं किसका कर्व बना रहा हूं, अभी मैं एक्स और टी का कर्व बना रहा हूं। एक मिनट, हाँ जी, तो अभी मैं एक्स और टी का कर्व बना रहा हूं। तो ध्यान से सुने एक एक बात। मैंने कहा यार इधर तो ले लिया मैंने एक्स, अरे यार मेरे को पिंकू नहीं चाहिए, हमको येलो चाहिए। इधर लिया मैंने एक्स, थोड़ा छोटा, ये मैंने लिया एक्स, और ये मैंने लिया टी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर वो फाई क्या इस इक्वेशन में 0 है? जी हाँ बिल्कुल, फाई इस इक्वेशन में 0 है। सर 0 है इसका मतलब क्या ये अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होगा? बिल्कुल, एकदम आप सही सोच रहे हैं, ये अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहां मैंने कहा ये टी और ये मैंने कहा एक्स। साफ साफ आपको दिख रहा है टी की वैल्यू जब आप 0 डालेंगे, साइन भी 0, अंदर ये चीज 0 आ जाएगी, और साइन 0 मतलब 0, तो एक्स की वैल्यू भी 0। तो कर्व जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, टी इक्वल्स टू 0 पे एक्स की वैल्यू 0 आएगी। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो एंगल 0 डिग्री से 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 25 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 37 होगा, 60 होगा, है ना, सॉरी 30 के बाद 37 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। तो धीरे धीरे ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और 90 पे कितनी हो जाएगी? 1। तो वैल्यू बढ़ेगी 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 और हो जाएगी 1। तो कर्व आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, फिर आपको कुछ ये इस टाइप से दिखेगा। आ रही है बात समझ में? भाई ये आपका साइन का कर्व कुछ ऐसा आएगा, फिर ये कुछ ऐसा जाएगा, और जैसा कि आप जानते हो साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता रहता है, तो इस तरीके से रिपीटिशन होगा। हालांकि टाइम नेगेटिव में तो नहीं लेते हम, लेकिन ये मान सकते हैं कि यार
मैंने जब देखा मोशन को तो t इक्वल्स टू 0 पे वो मुझे मीन पोजीशन पे दिखा। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले मोशन नहीं हो रहा था, मोशन तो हो रहा था, वो एसएचएम कर रहा था, लेकिन जब से मैं देखने लगा तब वो अपने मीन पोजीशन पे था। तो कई बार पीछे वाला टाइम भी हम, मतलब पीछे वाला कर्व भी हम प्लॉट कर देते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे जब आपको सॉरी ऐसे इक्वेशन की कर्व आपको ऐसी दिखेगी। अब आप ये अच्छे से जानते हो कि यहां पर जो टाइम है या एंगल है, एंगल कितना होता है, एंगल होता है π/2, लेकिन यहां तो मुझे टाइम की वैल्यू लिखनी है, तो ध्यान से सुनना। t इक्वल्स टू 0 पे एंगल था 0, और यहां से यहां कितना टाइम गुजर चुका है, t टाइम गुजर चुका है, और एंगल कितना बदल चुका है, एंगल बदल चुका है π/2। यहां पे अगर मैं तुमसे फेज एंगल पूछूंगा तो क्या होगा, π/2। तो इस टाइम पर फेज एंगल कितना है, π/2, मतलब ओमेगा टी, यहां से यहां टी टाइम गुजर चुका है, टी इक्वल्स टू 0 पे 0 एंगल था, तो टी टाइम बाद कितना एंगल हो गया होगा, ओमेगा टी। तो यहां के लिए वो π/2 है, और ओमेगा होता है अपने पास 2π/T। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई कटेगा और टी की वैल्यू आ जाएगी t/4। ऐसे ही आप यहां पर π/2 की जगह पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t/2। यहां जब आप 3π इस टाइम के लिए फेज, क्योंकि 3π/2 होगा तो वो आ जाएगा 3t/4। जब आप सॉल्व करने बैठेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये t/4 है, ये t/2 है, ये आपका 3t/4 है, और ये आ जाएगा एक कंप्लीट टाइम पीरियड। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 टोटल एक टाइम कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड में। यहां से यहां मीन से एक्सट्रीम जाने में टाइम लगेगा t/4, एक्सट्रीम से मीन आने में लगेगा t/4, और फिर मीन से एक्सट्रीम जाने में t/4, और फिर एक्सट्रीम से मीन जाने में t/4। तो 1t/4 2t/4 3t/4 और 4t/4, ऐसे ही 5t/4, ऐसे ही 6t/4 करके आप टाइम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं एक अलग टाइप के इक्वेशन की। अब मान लीजिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ दिखने में ऐसी दिख रही है, a sin ωt प्लस 30 डिग्री। ठीक है साहब, 30 मतलब π/6। यहां से अगर चलो इसको मैं x1 कह देता हूं और इसको मैं कहता हूं x2। अब इसका मतलब क्या है, ये एक अलग टाइप का एसएचएम है जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी। अगर मैं तुमसे कहूं क्या इन दोनों इक्वेशन में या दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड सेम है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। क्या दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सेम। लेकिन क्या दोनों के फेज, इनिशियल फेज सेम है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर, इसका 0 है और इसका जो है वो है π/6। ठीक है साहब, तो यहां अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां का जो फेज था उसकी वैल्यू तो आपकी θ1 जो मैं कहूं वो थी ωt, और यहां का जो फेज है उसकी वैल्यू है ωt प्लस π/6। मतलब यदि मैं यहां पर फेज डिफरेंस निकालता हूं, अब तुम बोलोगे ये कौन सी खेत की मूली है, फेज डिफरेंस। यार नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका ये फेज, इसका ये फेज, तो दोनों का अगर डिफरेंस आप देखना चाहें तो, बट क्यों देखना चाहें, बस कंपेयर कर रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे। तो देखने से ही पता लग जा रहा है कि सेकंड वाले का फेज π/6 आगे है, और यदि आप डिफरेंस भी लेंगे θ2 माइनस θ1 तो आप ये पाएंगे कि दिस डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, भाई ωt प्लस π/6। ये तो φ2 की वैल्यू डाली और ωt ये φ1 की वैल्यू डाली, तो ये π/6 आ ही जाएगा। क्या आपको ये साफ समझ में आ रहा है कि सेम ओमेगा होने की वजह से ωt से ωt कट गया। अगर ओमेगा डिफरेंट होते तो ओमेगा से ओमेगा नहीं कटता, ये ω1 और ω2 ऐसा करके कुछ लिखता, मतलब ये ω2 और ये ω1। तो ओमेगा सेम होने की वजह से, ओमेगा सेम होने की वजह से, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ओमेगा सेम होने की वजह से ωt से ωt कट गया, और ये क्वांटिटी जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आई क्या बात समझ में। और यहीं से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि दिस फेज डिफरेंस, अरे यार इसको तो मैं लिख ही देता हूं, हाँ जी, तो दिस फेज डिफरेंस बिटवीन द टू मोशंस या इक्वेशंस, इट इज π/6 एंड कांस्टेंट विद टाइम।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं ना, इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि जो x2 है इट इज π/6 फेज अहेड ऑफ x1, कि x2 जो है π/6 फेज आगे है और x1 कैसा है, पीछे है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं कि x1 lags by π/6 फ्रॉम x2 है x1, या फिर x2 is π/6 फेज ahead of x1, फेज लिख लेना, इधर लिखो, एक ही बात है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं यार, मतलब यह है कि बस जहां पे वो t = 0 पे अपने मीन पे था तो ये मीन पे नहीं है। अच्छा, बस इतनी सी बात, और तो क्या, बस इतनी सी बात है दोस्तों। जैसे अगर आप इसका फेज प्लॉट करना चाहेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से हम बात कर लेते हैं। तो इसका फेज प्लॉट करना चाहेंगे ना आप, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहां से स्टार्ट होगा, t की वैल्यू जब आप 0 डालेंगे, t की वैल्यू जब आप 0 डालेंगे तो यहां पर π/6 आ रहा है, तो बताओ t की वैल्यू 0 डालूंगा तो साइन कितना आएगा, π/6। तो साइन π/6 कितना होता है, आधा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा यहां से, इसलिए कह रहे हैं ये आगे, ये मीन से स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ और कर्व आपको दिखेगा ऐसा। उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब बस इतना सा है कि देखो, इसने अपने मैक्सिमा को भी इससे पहले अचीव कर लिया, ये तो यहां आ रहा था, इसने पहले अचीव कर लिया, करेगा भी, क्योंकि वो हमेशा उससे आगे रहेगा। कितना फेज आगे रहेगा, और मेरे भगवान कितना फेज आगे रहेगा, π/6। उसका मतलब बस ये। अब क्या होता है ना, कई बच्चों को डायग्राम देख करके ऐसा लगता है, अरे सर क्या बकवास कर रहे हो, आगे कहां है ये, तो मैंने कहा क्यों भाई, देखो सर ये तो पीछे से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से, इस कर्व को बढ़ाओ, ये तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। मेरे भाई तुमको लग रहा होगा कि ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बात को समझो, t = 0 पे ये मीन पे है क्या, हाँ जी सर। अच्छा, तो ये अपने a/2 पे कब आएगा, सर a/2 पे तो ये इस टाइम पे आएगा, आएगा ना। और ये क्या पहले ही आ चुका है क्या a/2 पे, हाँ सर ये तो आ गया। तो आगे कौन हुआ, ये a/2 कुछ टाइम बाद अचीव करेगा, और ये तो t = 0 पे उस पोजीशन को अचीव करके बैठा है, तो आगे यही तो हुआ। तो ऐसा मत सोचना ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है ये बात। और एक और बात बताता हूं, एक और बात समझाता हूं। बात ये है कि ये जो गैप है, ये जो गैप t गैप अगर ये है, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, इस t के लिए ओमेगा, इस t के लिए अगर आप देखोगे तो फेज आएगा π/6। यहां पे वो a/2 को अचीव कर रहा है, यहां पे वो a/2 को अचीव कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गैप कितना है, इतना सा गैप, अगर मैं इसको मान लो कुछ t1 कहता हूं, तो आप इस बात को समझना, t1 यदि आपको निकालना है तो आप ओमेगा t1 को π/6 लिख देना बस। क्यों, क्योंकि t1 वो टाइम है जिसपे फेज π/6 हो रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे यार ये जो गैप है ना, ये जो गैप आ रहा है, ये अगर आपको कुछ t दिया गया है, कितना दिया गया है t, तो भैया ये ध्यान रखना ओमेगा t इज π/6, क्योंकि आप इधर से पीछे जाओगे तो फेज आपका 0 हो जा रहा है। तो ओमेगा t इज व्हाट, इट इज π/6। ये जो t है, या इसको t0 कह देता हूं। तो बड़ी आसानी से आप ये कलाकारी यहां पे दिखा सकते हो और t की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो सर जी एक और बात बता दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, एक और बात बता देंगे कि मन में अभी ये डाउट आ रहा है कि अगर माइनस लिखा होता तो क्या होता। मैंने कहा यार माइनस लिखा होता तो कुछ नहीं, तुम ये कुछ ऐसा ही लिखते कि a साइन मान लो ओमेगा t माइनस कुछ भी ले लेता हूं मैं, π/4 ले लेता हूं। तो माइनस का मतलब क्या होगा सर जी, यार माइनस का मतलब क्या होगा तुम बताओ मुझे। माइनस का मतलब पहली बात, अगर सर इसको मैं 1 से कंपेयर करवाऊंगा तो साफ साफ दिख रहा है कि x3 पीछे है, -π/4 विथ x1। सर लेकिन 2 से कंपेयर करेंगे तो
यार क्या दिक्कत है यार, इसके फेज को के फेज से माइनस कर दो। नहीं नहीं, बात नहीं समझे सर। मैंने कहा यार तुम लिखो x2 माइनस x3, बोले लिख दिया। कितना आया? बोले सर वहां था ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 और यहां पर है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। हाँ तो कितना आया? सर कुछ नहीं, ये आ गया पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4। मैंने कहा बस यही फेज डिफरेंस है। बोले यही है। मैंने कहा हाँ बस यही है। ठीक है। बोले और कुछ नहीं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब कितना आ गया? ये 5 पाई बाय 12 आ गया आई थिंक, है ना? भाई 6 4 24, 10 और 2 5 और तो 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। तो 2 इससे इतना फेज आगे है। और वहीं अगर आप ये निकालेंगे तो आपको पाई बाय 4 मिल जाएगा। मतलब 1 इससे इतना फेज आगे है, या ये 1 से इतना फेज पीछे है, या ये 2 से 5 पाई बाय 12 पीछे है। सर प्लॉट कैसे करेंगे वो बताओ, फालतू की ना कथा मत गाओ आप। मैं कहा ठीक है यार वो भी कर लेते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाय 4 से स्टार्ट होगा। माइनस पाई बाय 4 याद है? t इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 कैसे आएगा? वो एक्स थीटा का कर्व था तो ये 0 होता था, ये पाई बाय 4 होता था, तो माइनस पाई बाय 4 इधर आएगा। याद आती है कुछ बात? एक्स और थीटा के कर्व में, तो ये कर्व आपका है ना यहां से स्टार्ट। मतलब मेरे भाई बस इतना सा है, ये कर्व जो है ना माइनस पाई बाय 4 मतलब a बाय रूट 2 विद अ नेगेटिव साइन, बस ये यहां से स्टार्ट होगा आपका कर्व, फिर ऐसे माइनस मतलब ये, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं। क्लियर? सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि ये वाला जो टाइम रहेगा, ये जो टाइम रहेगा तो इस टाइम पे क्योंकि फेज 0 हो जा रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ओमेगा टी जो है वो पाई बाय 4 के इक्वल है, ओमेगा टी नॉट पाई बाय 4 के इक्वल? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ओमेगा टी नॉट माइनस पाई बाय 4 वो कितना हो? देखो यार ध्यान से सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा यार इसका, इस इक्वेशन का ये फेज है क्या? तुम बोलोगे हाँ। मैंने कहा ये फेज 0 कहां हो रहा है? बोले सर यहां 0 होते हुए दिख रहा है। टी टाइम पे सर, टी नॉट पे, तो मैंने कहा रखो यहां टी नॉट, ओमेगा टी नॉट माइनस पाई बाय 4 कितना हो रहा है? वो यहाँ 0। तो सर आपको कैसे पता लग रहा है 0 हो रहा है? मैंने कहा मीन पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा जा रहा है तो 0 ही तो होगा। तो वैल्यू मिल गई, यहां से खत्म। आई क्या बात समझ में? इस तरीके से आप यहां पर ये काफी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं आगे होना पीछे होना। बाकी की कहानी हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब तुम कहोगे वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है यार? वेलोसिटी तो निकालना सर डिफरेंशिएट कर देंगे बस। वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ कर देंगे डिफरेंशिएट, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? क्या कर देंगे? मात्र हमको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। इसको पोजीशन को, पोजीशन क्या है? पोजीशन है एक्स, तो सर एक्स की इक्वेशन तो कुछ ऐसी आती है, ए साइन ओमेगा टी। मैंने कहा हाँ आती है। सर फाई कहां गया? मैंने कहा ऐसी, चलो यार फाई भी लिख लेते, फाई भी लिख लेते। हाँ जी, तो आप बताइए वेलोसिटी क्या होगी? बोले वेलोसिटी होगी dx बाई dt। मैंने कहा हाँ होगी। सर एक्स को डिफरेंशिएट करना है ना? मैंने कहा और तो किसको करना है भाई, एक्स को डिफरेंशिएट करना है, कर दे सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंशिएट करो। बोले सर ये तो कांस्टेंट है बाहर, इसको एज इट इज छोड़ दे। मैंने कहा बिल्कुल एज इट इज छोड़ दो। सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। मैंने कहा यस एकदम सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। सर अभी अंदर वाली चीज को अभी थोड़ी ना डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखेंगे ना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, चेन रूल याद होगा ना आपको। तो सर जी साइन का तो हमने कॉस लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन होना बाकी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम। सर ओमेगा कांस्टेंट था ना? ये तो बिल्कुल था, एज इट इज लिख दे। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, और फाई कांस्टेंट है तो ये 0। बोलो सर हमने एकदम सही किया है क्या? मैं कहा एकदम चकाचक, कहीं कोई लफड़ा नहीं, एकदम चकाचक। ए और ये ओमेगा इसको लिख लो साथ, और ये कॉस ओमेगा टी प्लस 5।
ये वेलोसिटी, ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। याद रखनी है सर? नहीं। क्या बात कर रहे हो, याद नहीं रखनी? मैं कहा नहीं, याद नहीं रखनी। चलो अच्छी बात है ना, याद नहीं रखनी तो। लेकिन क्या याद रखना है वो सुनो। यारो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम बोलोगे कि पूछो। मैंने कहा यार इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो, बोले नहीं 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 आई बात समझ में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बात समझ नहीं आई ना तुमको? बोले नहीं। ऐसा लिख दूं तो? बोले सर बट क्यों? मैंने कहा लिख दूं तो गलत है, लिखा है कि सही लिखा है? लिखा तो सही ही है, लिखा तो सही ही है, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग इज कॉस समथिंग, सही लिखा है। बट क्यों, क्यों लिखा है? अच्छा सही है ना? हाँ सही है। अच्छा अब इस पाई बाय 2 को उधर लिख दूं तो? अरे सर अब वो a प्लस बी या b प्लस ए, बात तो एक ही होती है, लिख दो। कोई वेक्टर तो है नहीं है ऐसा कुछ कि हमको 10 बार सोचना पड़े। अच्छा अच्छा अब मुझे बताओ, क्या मैं एक्स और वेलोसिटी के फेज को तुमसे कंपेयर करवाऊं? क्या कंपेयर कर पाओगे? बोले हाँ अभी आपने बताया था ये रहा एक्स का फेज और ये रहा वेलोसिटी का फेज, साफ साफ दिख रहा है वेलोसिटी जो है वो पाई बाय 2 आगे दिख रही है, इसी फेज में पाई बाय 2 ऐड होता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी सर अब हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। अब आप है ना यही बोलोगे क्या कि वेलोसिटी इज पाई बाय 2 फेज अहेड ऑफ एक्स। बोलो सर यही बोल रहे थे ना? मैं कहा हाँ यार यही बोल रहा था, बिल्कुल यही कह रहा था मैं। आई ना बात समझ में? जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? सर लेकिन इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। हाँ मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं, मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है ठीक है? और ये प्रैक्टिस से आपको अपने आप आ भी जाएगा, इसमें ऐसा चिंता करने की बात नहीं है। यार ये हो गया ना गड़बड़? हाँ जी। तो भाई साहब हम यहां पे क्या कह रहे थे कि ये याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है? लेकिन अब हमने ये पढ़ा है कि मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना? वो बड़ी काम में आती है और उसका काम जनरली ये रहता है कि वो वेलोसिटी या स्पीड के बारे में आपको जानकारी देती है। तो अब ये एसएचएम में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है ना? क्यों? कि हमारे पास वेलोसिटी की सीधे सीधे इक्वेशन हमको यहां से पता लग जाएगी। कैसे वो मैं बताता हूं। देखो यार मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप जो लिख के बैठे हो वेलोसिटी की इक्वेशन, वो क्या लिख के बैठे हो? इट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है? तुम बोलोगे हाँ लिख के बैठे हैं सर, थोड़ा जल्दी बताओ। तो मैंने कहा यार इस कॉस को क्या मैं ऐसे लिख लूं तो तुम कुछ बुरा मानोगे क्या? बोले नहीं सर हम वैसे भी बुरा मान के क्या कर लेंगे, आप तो हमें बुरे लगते ही हो। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है आपसे पढ़ना, तो बुरा तो मानेंगे लेकिन फिर भी बताओ आगे बात। मैंने कहा यार अब इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो? बोले सर ए अंदर रूट के जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा? बोले हाँ आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। बोले हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, मेन चीज क्या है ये बताओ। मैंने कहा यार ये एक्स लिखा हुआ है क्या? बोले देखते हैं, नहीं एक्स तो नहीं लिखा हुआ, एक्स तो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सर लेकिन एक मिनट, यहां एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बस टिका दो, टिका दो। और ये तुम्हारे लिए इस चैप्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। क्या? दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज व्हाट? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जितना इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम है उतना ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और उतना ही आसान है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कौन सी टफ थी? वो भी तो आसानी थी सर। हाँ तो ये भी आसान ही है, कौन सा टफ है, इसको भी याद रख लो। तो इट इज गिविंग दिस रिलेशन इज गिविंग यू sorry this formula is giving you the relationship between velocity omega amplitude and x। चार चीजें कोई भी तीन दी जाएंगी, चौथी तुम निकाल सकते हो बड़े आसानी से। चलो ज्ञान मत दो और मेन मुद्दे पे आओ सर जी। मैं कहा आ गए सब। x की वैल्यू 0 मतलब? बोले सर मीन पोजीशन, हमको मत सिखाओ, आता है हमको पहले से।
पक्की बात? बोले हाँ। x की वैल्यू जब 0 होगी तो बताओ यार, मैं पूछ रहा हूं कि स्पीड सबसे ज्यादा कब होगी, मैक्सिमम कब होगी स्पीड? बोले सर ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, x ही एक वेरिएबल है, और यहां पर क्योंकि स्क्वायर आ गया है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो जब ये सबसे कम होगा तब वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम कब होगा ये? कोई बोलेगा -a ना, -a तो भाई वो स्क्वायर है, तो सबसे कम सर फिर 0। हाँ, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जाएगी कब? जब वो 0 होगा। तो यहां पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी ए ओमेगा। तो भाई साहब ये रट के रखना है, ये समझ रहे हो, एकदम रट के। मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन से जब भी वो गुजरता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, ठीक है, आगे बताओ। ठीक है, तो आगे बताते हैं सब। तो आगे कहानी ये है कि अब यदि मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू +-a पे हम बात करें, क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है? बोले हाँ है तो सही। अच्छा, तो एक्सट्रीम पोजीशन यदि ये है तो यहां जब मैं वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा? बोले डाल के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा a² दोनों ही केसेस में, और a² मैंने से a² तो 0 आ जाएगा। तो बोले सर यहां पर स्पीड जो है वो मिनिमम होगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहां से हमको पता लग रहा है क्या कि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड मिनिमम होगी। अब कई बार बच्चे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में रखते हैं, उनको ऐसा लगता है अगर क्वेश्चन में दिया गया t इक्वल्स टू 0 से वो चलने लगा तो उनको लगता है कि वहीं पे स्पीड 0 होगी। मतलब किसी ने कहा t इक्वल्स टू 0 से वो अपने मीन पोजीशन पे चलता है, सॉरी t इक्वल्स टू 0 पे वो अपने मीन पोजीशन पे था। अच्छा, इसका मतलब मीन पोजीशन से वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 पे वो a/2 पे था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो t इक्वल्स टू 0 पे a/2 पे था, तो a/2 पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि यार कोई भी मोशन स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, तो मेरे भाई यहां ऐसा नहीं है। यहां आप इस बात को समझो, आपको कुछ भी बोला हो, आपको वेलोसिटी जो बताएगा वो कौन बताएगा? वो पोजीशन बताएगा। अब टाइम कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, आप खुद सोचो, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अब उसकी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा ए ओमेगा आएगी, एक्सट्रीम पे हमेशा 0 आएगी, बीच में इन दोनों के बीच की कुछ स्पीड आएगी। लेकिन तुम जब गए, तुमने जब पहली बार देखा वो तुम्हें मीन पोजीशन पे दिखा, तो कोई बात नहीं, t इक्वल्स टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे था और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे था। तुम जब पहली बार गए तो t इक्वल्स टू 0 पे वो a/2 पे था, तो a/2 पे था तो पटको a/2, यहां से तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बात समझ में आ रही है क्या कि यहां पर पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी डिसाइड हो रही है ना। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक सवाल की। बहुत ही रद्दी सा सवाल है। क्या कहा जा रहा है इधर कि इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज दिस। तो भाई साहब ये इक्वेशन अपने को दे रखी है। क्या दे रखी है इक्वेशन की? x इज इक्वल्स टू 5 sin πt प्लस π/3। अगर ठीक है साहब, तो तुम्हें पता है कि अब कौन क्या क्या है, फिर भी चलो देख लेते हैं। बोल रहा राइट डाउन दी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अपने को पता है 5, रद्दी सवाल है एकदम। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए ऐसा करते हैं, पहले ओमेगा निकाल लेते हैं जो कि आ रहा है पाई रेडियन पर सेकेंड, और टाइम पीरियड अपने पास यहां से कितना आ जाएगा? 2π/ओमेगा, मतलब 2 सेकेंड्स। वैसे तो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हो ½ हर्ट्ज। और हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड। तो भाई मैक्सिमम स्पीड अभी अभी हमने एकदम फ्रेश पढ़ा है ए ओमेगा, तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी 5 पाई मीटर पर सेकेंड। अरे पाई को मैं 22/7 लिख सकता क्या? 3.14 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हो। 180 डिग्री नहीं लिख सकता क्या? नहीं, 180 डिग्री थोड़ी ना लिखोगे भाई। जब भी कैलकुलेशन में यूज होता है तो रेडियन में यूज होगा, वो डिग्री में नहीं। पाई या तो पाई लिख दो, या 22/7 लिख दो, या 3.14 लिख दो। ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1। बोले सर ये क्या पूछ लिया आपने? कुछ नहीं यार, वेलोसिटी पूछ ली सर ये, लेकिन एट t इक्वल्स टू 1 अभी तो आप कह रहे थे कि x पता होना चाहिए तो काम बनेगा, तो यहां तो अभी टाइम के टर्म्स में बात आ गई। मैंने कहा किसने मना किया यार, इसी को डिफरेंशिएट करके पटक दो। बोले इसको? मैंने कहा हाँ। तो बोले लिखूं? मैंने कहा बिल्कुल। तो क्या dx/dt? मैंने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल, dx/dt।
तो 5 कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और अंदर वाली चीज एज इट इज, और फिर ओमेगा आ जाएगा बाहर। क्लियर? वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/3। सर खत्म हो गया क्या? यही आंसर है क्या? मेरे भाई यही क्यों आंसर होगा? आपसे पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1, तो पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढ लो। अब t की वैल्यू जो है 1 पटक लो। पटक ले? मैं कहा हाउ, बिल्कुल पटक लो। इक्वल्स टू 1, ये थोड़ा सा इधर पाए है ना मेरे भाई। तो एट t इक्वल्स टू 1, हाँ जी साहब, t इक्वल्स टू 1 पे 5 पाई कॉस पाई आ रहा है, तो t की वैल्यू 1 डालूंगा तो आ जाएगा पाई प्लस π/3। अब बताओ कॉस पाई प्लस π/3 कितना होता है? बोले सर माइनस का कॉस π/3 होता है। π/3 मतलब बोले 60, 60 मतलब आधा, तो माइनस का 5/2 पाई मीटर। सर इसका मतलब क्या है ये बताओ आप तो। तो नहीं यार बस इतना सा है मतलब, तो कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो लेकिन आपने वो नहीं बताया यार कि इस चीज का क्या मतलब है कि π/2 फेज आगे है वो। यार इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आपसे मैंने कहा, मान लो मैं प्लॉट करता हूं कर्व, ना फेजर प्लॉट करता हूं, फेजर या कर्व बनाता हूं, xt कर्व बनाया मैंने किस इक्वेशन के लिए, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी के लिए। ध्यान से सुनना, आपका जो ये कर्व है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना? दिखेगा? बोले हाँ हाँ आगे बताओ। बस इतनी करते हो? तो मैंने कहा वेलोसिटी, बोले वेलोसिटी सर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगी, ये भी पता है हमको। मैं कहा इसको ऐसे लिख दूंगा, तो बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो ऐसे, ओमेगा टी प्लस π/2। पक्की बात? बोले हाँ हाँ पक्की बात। अच्छी बात तो हम करते ही नहीं, खिलाड़ी हम पक्के हैं, है ना? पक्की बात है सर, आप तो लिखो बिंदास। मैं कहा देखो लिख दिया भाई। बोले अरे लिखो सर, आपको किसने रोका टोका, आप ये बताओ। तो आगे होने का क्या मतलब? π/2 फेज आगे, वेलोसिटी, क्या मतलब है सर इसका? कुछ नहीं यार, बस मतलब जो है वो तो इतना सा है कि बोले सर मतलब तो बस इतना सा है कि ये वेलोसिटी कॉस ओमेगा टी, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वो यहां से स्टार्ट होगा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम है। पार्टिकल जब t इक्वल्स टू 0 पे कहां है? अपने मीन पे, तो मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। बोले बस इतनी सी बात थी, समझ गया फिर तो हम, फिर तो सर जी हम समझ गए, इतनी सी बात थी तो। बोले अब यही तो लिखोगे आप, और तो क्या, कि देखो ये ऐसे, ये ऐसे। तो बोले आप यही तो बताओगे कि देखो ये जब अपने मीन, अपने 0 वैल्यू पे है, तो ये अपने मैक्सिमम पे, मतलब पार्टिकल अपने मैक्सिमम पोजीशन पे नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी उसके मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस ये मतलब है π/2 फेज आगे होना, कि पोजीशन अपने मैक्सिमा को कुछ देर बाद अचीव करेगा, वेलोसिटी अपने मैक्सिमा को उसी वक्त अचीव करके बैठा है। जब पोजीशन 0 पे है तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमा पे है, बस इतनी सी बात है। इसका मतलब है कि आगे होना। क्लियर? भले ठीक है आगे बढ़ो। चलो तो देखते हैं, एक और सिंपल सा सवाल है, क्या बोल रहा है? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 6.8, है ना? सेकंड इनवर्स, यार मैंने अभी रेडियन पर सेकंड लिखा था ओमेगा के चक्कर, सेकंड इनवर्स है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई, रेडियन में नहीं लिखा। तो 6.28, अब यार तुम देखोगे तो 6.28 क्या 2 टाइम्स ऑफ 3.14 है क्या? बोले है। 3.14 क्या पाई है क्या? बोले हाँ। तो ओमेगा एक तरीके से 2 पाई दिया हुआ है ना, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ है ही नहीं अब इसमें। एम्पलीट्यूड कितना दिया है? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करना चाहते हो
तो कितना आ जाएगा भाई, 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ए है, ओमेगा है। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। चलो यार, एक्सेलरेशन को पहले ही निपटा, फिर इस सवाल को, सवाल में बाद में आएंगे, मैं ध्यान नहीं दिया इसमें एक्सेलरेशन, फिर आएंगे हम इस सवाल पे। पहले एक बार एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन तो हमको ऐसे ही पता है यार। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो भाई एक्स आपके पास क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी आपके पास क्या थी, बोले ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहीं से अगर मैं एक्सेलरेशन निकलवाऊं तो आप कहेंगे कि वो डीवी बाई डी टी होगा, और डीवी बाई डी टी अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वो आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोले ये कैसे आ गया, मैंने कहा ए और ओमेगा कांस्टेंट, बोले हाँ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बोले हाँ, ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज, बोले हाँ, और फिर ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा तो एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, बोले हाँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर ये भी इक्वेशन उतनी इंपॉर्टेंट है क्या, अरे तो वैसे भी तुम्हें पता ही थी पहले ही, है तो इंपॉर्टेंट लेकिन पता ही थी कि x की वैल्यू से तुम क्या बता सकते हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हो। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस ये दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां आ रहा है, एक्सट्रीम पे, जहां वेलोसिटी जीरो है वहां एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब एक्सट्रीम, और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन आपका कैसा है, वो आपका मिनिमम है, जो कि है मीन पोजीशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन यहां पर कुछ ये इस टाइप की बन रही है। तो यहां अगर आप देखना चाहें तो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है ना, ये जो आपके पास आ रही है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो शायद आप ये जानते हो कि साइन पाई प्लस समथिंग इज माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी इससे कितना आगे है, पाई बाई टू आगे है। देखो ऐसा मत बोले ना सर आगे कहां है, ये तो ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये तो सेम ही आ रहा है। भाई फेज कंपेयर तभी होता है जब इधर साइन है और इधर भी साइन हो, ऐसा नहीं ये साइन ले लिया, ये कॉस ले लिया और बोल दो फेज सेम है। फेज सेम तभी बोलोगे जब ये भी सेम और साइन आए। तो ये साइन में, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो, तो अभी देखा था ना हमने, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो भाई मेरे, आप इधर लिखोगे कि वेलोसिटी इज पाई बाय टू फेज अहेड ऑफ एक्स। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज पाई फेज अहेड ऑफ एक्स, एक्स से पाई फेज आगे। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज पाई बाय टू फेज अहेड ऑफ वेलोसिटी। जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी पाई बाय टू आगे है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय टू आगे है, और डिस्प्लेसमेंट से पाई आगे है। तो जो दिख रहा है वो हम बोलेंगे। और अभी हम बात करेंगे सवाल की। तो हमसे क्या पूछा था पहले, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। फिर हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड जो आती है ए ओमेगा, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0.2 पाई मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 0.1। ये ध्यान रखना, पाई स्क्वायर को लगभग लगभग 10 भी लिख देते हैं कई बार, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये देख, ये अब हम सॉल्व करेंगे, बाकी तो सब बकवास थे, ये भी बकवास ही है, ऐसा कुछ खास नहीं। आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आपको एक्स दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ओमेगा आपको दिया गया है 2 पाई, और आपसे पूछा है इस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ओमेगा इज 2 पाई, ये आ जाएगा अपने पास 100, ये आ जाएगा अपने पास 36, और यहां से अपने पास ये आ जाएगा 8, तो 16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड आ जाएगी। ये 64 आ जाएगा, रूट ऑफ 64 इज 8, 8 to 16। बस इस तरीके से आप यहां पे निकाल लोगे। अब देखो ई क्या पूछ रहा है, ई में पूछ रहा है द स्पीड एट t equals to 1/6 assuming that motion it starts from rest at t equals to 0। अब ध्यान से सुनना, हमें कह रहा है कि मोशन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ या तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ होगा या नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ होगा। और हमें क्या कह रहा है कि स्पीड एट t इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड्स। यहां से यहां आने में या यहां से यहां आने में 1/6 टाइम में कितना चल लेगा ये मुझे पता करना है। ध्यान से सुनना, अगर मैं ये पता कर लूं कि इतने टाइम में फेज में कितना चेंज आता है तो मेरा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल 1/6 सेकेंड दिया हुआ है, तो आप ये जानते हो कि जो फेज में परिवर्तन आएगा टी टाइम में वो आता है ओमेगा इंटू टी। तो द चेंज इन फेज इज व्हाट इट इज 2 पाई/6, मतलब पाई/3, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब कई लोग तो बहुत गलत समझ जाएंगे, कई लोग ये सोचेंगे 60 डिग्री मतलब इसका फेज 60 डिग्री है। नहीं, फेज 60 डिग्री नहीं है, इतने टाइम बाद फेज में चेंज 60 डिग्री है। ओमेगा टी गिव्स यू व्हाट द चेंज इन फेज, इतना फेज बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां जब वो स्टार्ट हुआ है तो यहां स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब फेज कितना था उसका पाई/2, उसका फेज था पाई/2, और पाई/2 टाइम पाई/2 पे वो t इक्वल्स टू 0 पे था। यार मैं क्या बोल रहा हूं, t इक्वल्स टू 0 पे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, ये सवाल में हमको दिया गया। सर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी तो हो सकता है। यार जो पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए होगा ना वही नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। तो मैं क्या कह रहा हूं, t इक्वल्स टू 0 पे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तुम बोलोगे हाँ था तो सही। फिर क्या हुआ, बोले सर फिर 1/6 सेकेंड गुजर गए, और 1/6 सेकेंड्स गुजर गए तो उसकी वजह से फेज में चेंज आया पाई/6 का। मतलब पाई/2 में कितना एंगल और ऐड कर दो, पाई/6। मतलब भले मतलब क्या कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि पाई/2 में पाई/3 और जोड़ दो, मतलब 90 में 60 और जोड़ दो, 150 डिग्री की बात हो रही। ठीक है, तो सर इस वक्त फेज जो है ना वो इतना है। पक्की बात इतना है क्या फेज? बोले हाँ। बोले कैसे पता लगा सर, एक बार और बता दो। मैं कहा दोबारा बता दो। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है t इक्वल्स टू 0 पे तो पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा। बोले हाँ सर होगा, मानते हैं आपकी बात, पॉजिटिव एक्सट्रीम ले लेते हैं। ले लिया सर, बट सर नेगेटिव एक्सट्रीम, यार वहां पे भी वही कहानी होगी। चलो सर ये भी मान लिया, यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे था, 1/6 सेकेंड गुजरे तो फेज में कितने का चेंज आ जाएगा, ओमेगा टी। क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि 1 सेकंड में इतना फेज बदल जाएगा, तो टी सेकंड्स में ओमेगा टी फेज बदल जाएगा। तो पाई/2 था तो इतना बदलाव आ जाएगा, इतना फेज बढ़ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, मतलब 60 डिग्री, मतलब पाई/3, पाई/2 प्लस पाई/3, पाई/2 में पाई/3 ऐड कर दो। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें फेज पता है तो क्या तुम एक्स नहीं निकाल सकते? बोले क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। देखो ये आ रहा है पाई/2 प्लस पाई/3 आ रहा है क्या? मैंने कहा हाँ आ तो रहा है, पाई/2 प्लस पाई/3। तो साइन पाई/2 प्लस पाई/3 इसको मैं लिख देता हूँ कॉस पाई/3। मैंने कहा बिल्कुल लिख दो, तो ये आ जाएगा a/2। हाँ बिल्कुल a/2 आ जाएगा। तो सर कहाँ पे है इसका मतलब? बिल्कुल एकदम सही, x इक्वल्स टू a/2 पे, और इधर जा रहा है। सर हमें तो स्पीड निकालनी थी। तो मैंने कहा यार स्पीड निकालनी थी तो भाई मैंने क्या किया, मैंने x निकाल लिया,
और x की मदद से अब मैं स्पीड निकाल लूंगा। बोले कैसे निकाल लोगे x की मदद से स्पीड? क्यों नहीं निकाल लूंगा भाई, बिल्कुल निकाल लूंगा। ऐसे निकाल लूंगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास ये है ओमेगा और x की जगह आपको a/2 डाल देना है। क्या आ जाएगा? √3a ओमेगा बाय, सॉल्व करेंगे ना इसको, √3 का हो जाएगा 2 और ये a स्क्वायर जो है वो a बन जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी। अब a तुम्हें पता है, ओमेगा तुम्हें पता है, वैल्यू पटको। सर और कोई मेथड है क्या इस ई ऑप्शन का? कहा हाँ यार है ना, सेकंड मेथड देख लो, तुम्हारी मर्जी। बोले सर देखो आपने तो है ना हमको ऐसा बताया था कि जो मोशन पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है उसको ऐसा लिख दो cos ओमेगा टी। मैंने कहा बिल्कुल लिख दो। बोले सर इसको फिर ऐसा करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल निकाल लीजिए। बोले सर ये आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा टी। मैंने कहा हाँ आ तो जाएगा। बोले सर अब रख देते हैं t की वैल्यू 1/6। लो तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया और अब मैं यहां पर t की वैल्यू जो है 1/6 रख देता हूं। ओमेगा कितना था सर? ओमेगा अपना था 2 पाए, ओमेगा अपना था 2 पाए। मैं कहा रख दो फिर क्या दिक्कत है, तो 2 पाए और की वैल्यू 1/6। ये कटा इससे, ये π/3 आ गया। π/3 मतलब कितना हो गया? एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? एक मिनट, हाँ वही कर दी ना। वेलोसिटी क्या आएगी? a ओमेगा साइन ओमेगा टी। भाई डिफरेंशिएशन ही गलत कर दिया, बताओ जल्दबाजी में। देखो कह रहा हूं ना, जितनी हल्की चीज होगी ना उतने मतलब मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो डिफरेंशिएशन गलत कर दिया था भाई साहब, तो इधर आ जाएगा a ओमेगा और ये साइन ओमेगा कितना है अपने पास 2 पाए और ये इसकी t की वैल्यू है 1/6। ये π/3 आ जाएगा, π/3 मतलब 60 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। बोले यहां तो आपने प्लस निकाल दिया, तो मैंने कहा यहां मैंने बता दिया था डायरेक्शन इधर है, यहां अपने आप डायरेक्शन आपकी निकल रही, तो दोनों से आपका सेम रिजल्ट मिल रहा है। सुन लो मैंने क्या किया, मुझे टी किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी थी, तो एक तरीके में तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स निकाल लिया। मैंने क्या किया? एक्स निकाल लिया उस टाइम पर। बोले सर ऐसे कैसे निकाला आपने ये इतना अजीबो गरीब तरीके से? मैंने कहा यार बता दिया, बस एक तरीका बताया तुम्हें समझने के लिए। हालांकि मैं मानता हूं ये तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो, है ना। एक्स निकाला और एक्स की मदद से भी निकाल लिया। बाकी ये ज्यादा तरीका सही है कि एक्स तुम सीधे लिख ही लिए क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है, टी की वैल्यू पटकी तो एक्स निकल जाएगा और फिर उससे वेलोसिटी निकल जाएगी, या फिर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पटकी और फिर टी की वैल्यू पटकी और फिर वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। आसान से ही सवाल चल रहे हैं अभी। यार मुझे लगता नहीं मैं आज पूरा कंप्लीट कर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ना, एनर्जी बचेगा, कर लेंगे कर लेंगे। मैं थोड़ा सा, हाँ जी, तो बोल रहा पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए एंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। ओके, अब तो एकदम रद्दी रद्दी सवाल है यार, एकदम फर्जी फर्जी। क्या बोल रहा है? पहले भी फर्जी थे, बस तुम्हारे लिए थोड़े से नए हैं इसलिए हो सकता है तुमको तकलीफ देह के लगे। कह रहा है कि पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए एंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। भाई एम्पलीट्यूड अपने को दिया हुआ है कितना? ए। मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को कितनी दी गई है? वी नॉट, जिसे मैं जानता हूं वो ए ओमेगा होती है। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? ओमेगा की वैल्यू निकाल लूंगा, वी नॉट बाय ए। और देखो, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है साहब, निकाल लेते हैं। तो मैं तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला जिंदाबाद। क्यों? तो कह रहा है फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन। तो x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू है a/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3a ओमेगा बाय 2। तो a ओमेगा की वैल्यू v नॉट है,
का आंसर आ जाएगा कितना, √3v0/2। खत्म भाई। ए ओमेगा की वैल्यू v0 है, ए ओमेगा के टर्म्स में मैंने वेलोसिटी निकाल ली है, स्पीड निकाली, तो √3v0/2 हो जाएगा, बस काम खत्म, बढ़ो आगे। ये थोड़ा अच्छा सवाल है शायद, ध्यान से सुनना आप कहानी, अच्छा है सवाल। टू पार्टिकल्स P and Q describe SHM of same amplitude. A सेम फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम ही होगा, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम मीन पोजीशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है साहब, दोनों की मीन पोजीशन एक ही जगह पर थी, दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन भी एक ही जगह पर होगी, चाहे आप पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें। और बोल रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज a√2, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है दोनों पार्टिकल्स के बीच में ड्यूरिंग द मोशन इज a√2 या √2a। ठीक है, इफ द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल इज π/n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फेज डिफरेंस हमें निकालना है। अब यार आप ये अच्छे तरीके से जानते हो इनिशियल फेज डिफरेंस क्या, जब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है तो फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो हमेशा ही फेज डिफरेंस तो जो इनिशियल था वो फाइन बाद में भी उतना ही रहेगा। बताया था ना, फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो फेज डिफरेंस जो था वो वही रहेगा। अब देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस दो चीजों के बीच में कब होती है भाई, दोनों चल रही है, एक चल रहा है दूसरा भी चल रहा है, दोनों SHM कर रहे हैं ना, मतलब दोनों चल रहे हैं, एक चल रहा है दूसरा भी चल रहा है, लेकिन अगर एक के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो ये था पहला पार्टिकल, ये चल रहा है थोड़ा सा फास्ट और ये चल रहा है स्लो, अभी क्या लगेगा, अगर ये फास्ट चल रहा है इसको ऐसा लगेगा कि इनके बीच में सेपरेशन कम हो रही है, अगर ये फास्ट चलेगा तो लगेगा सेपरेशन बढ़ रही है, और जब दोनों की स्पीड सेम होगी तो ऐसा लगेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। तो एक बात समझना, ये चीज है ना तुम्हें मैंने रिलेटिव में समझाई होगी, अगर कोई भी दो चीजों के बीच में आपको मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन निकालना है तो वो तभी होता है जब उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। तुम बोलोगे नहीं यही समझ में, मैं कहा मैं समझाता हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। मैं कहा मान लो तुम बस में थे, सामने एक कार है जो जा रही है, दूर जा रही है तुमसे, तेज चल रही है, अभी तुम देख रहे हो कि तुम्हारे और बस के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में कार की रिलेटिव वेलोसिटी है दूर, तुम देख रहे हो तुम्हारे रेस्पेक्ट में कार जो है पास आते जा रही है, मतलब कार की रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी तरफ। ठीक है, लेकिन एक बार तुमने देखा कि यार बस में चला रहा हूं तो कार पहले तो मेरे से दूर जाती हुई लग रही है, मतलब कार और मेरे बस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, फिर वो कम होती जा रही है थोड़ी देर बाद। मतलब क्या हुआ होगा, जैसे अगर इस पेन को मैं उछालता हूं तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर कहीं जाके रुका, मेरे रेस्पेक्ट में रुका, तो जब ये मेरे रेस्पेक्ट में रुका हुआ है तब मतलब ये और ऊपर नहीं जा रहा, वही तो मैक्सिमम सेपरेशन होगा। अगर मेरे रेस्पेक्ट में ये अभी भी इसकी वेलोसिटी ऊपर है तो ये तो और ऊपर जाएगा, तो मैं इसको अगर उछाल रहा हूं और मेरे रेस्पेक्ट में जब ये रुक जाता है मतलब मेरे हिसाब से अब ये और ऊपर इसके पास वेलोसिटी नहीं बची, तो यही तो मैक्सिमम हाइट हुई। तो मैक्सिमम हाइट के रेस्पेक्ट मतलब मैक्सिमम हाइट वाले केस में मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होगा, हां के ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन जब भी दो चीजों के बीच में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है। तो आपको यह समझना होगा कि जब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है तो इस सवाल का जो कंसेप्ट है ना वो बस ये यही एक लाइन है जो रिलेटिव में तुम्हें पढ़ाई थी कि मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम सेपरेशन इज मतलब मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम सेपरेशन इज देयर व्हेन दे हैव जीरो रिलेटिव वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आप जानते हो यार दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, पोजीशन सेम, तो वेलोसिटी तो x का फंक्शन है। तो अगर ये वाला पार्टिकल कुछ इस x पर है तो दूसरे को यहां तो नहीं होना होगा, यहां होगा, जितना ये x उतना ही ये x, क्योंकि x पे डिपेंड करेगी। तो अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरे को भी इधर ही जाना होगा,
या एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा होगा, ऐसी कहानी होगी यहां पे, अगर समझ में आ रही है तो। क्लियर? अच्छा जी, ये कितना दिया गया है? ये अपने को दिया हुआ है √2। ये लो सर जी, अब तो मामला ही खत्म हो गया। मैंने कहा बिल्कुल खत्म हो गया भाई। √2 है तो क्या बोलोगे? 2x इज इक्वल्स टू √2 है, बोलो हाँ के ना? बोले हाँ। x इज इक्वल्स टू a/√2, बोलो हाँ के ना? बोले हाँ। तो सर वो स्मॉल ए दिया हुआ है यार। ये x 2x, तो यहां से ये आ जाएगा a/√2, और x की वैल्यू a/√2 आई। तो मुझे बताओ भाई a/√2 कब आएगा? जब फेज आपका होगा 45, और ये वाला ये आएगा -45। तो फेज डिफरेंस बताना दोनों के बीच में, 45 माइनस -45 90। फेज डिफरेंस जो आएगा बिटवीन P एंड Q, इट इज, मान लो ये था अपना P और ये था अपना Q, ये आ जाएगा अपने पास बिटवीन एंड π/2, π/4 माइनस π/4 90। खत्म खत्म। ये सब कुछ है ना आने के लिए भाई देखो बारीकी से समझना पड़ेगा चीजों को। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेयर इट्स स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इतना। एकदम रद्दी सवाल, एकदम घटिया सवाल। क्या दिया गया है? वेलोसिटी हम जानते हैं a ओमेगा होती है मैक्सिमम, ये अपने को दी गई है 10। ये आ गई पहली इक्वेशन। ऐसे ही एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है ये आता है ω² a, ये अपने को दिया गया है 50। ये आ गई दूसरी। यहीं से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या निकलने वाला है तुम्हारे। ए और ओमेगा निकाल सकते हो। जैसे कि यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे ओमेगा, तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा 5 सेकेंड इनवर्स, है ना? ए ओमेगा से ओमेगा कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया। और ऐसे ही फिर इस वैल्यू को यहां पटक दो, एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2। तो आपने से क्या पूछा था? फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सवाल खत्म नहीं हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन स्पीड, तो यार स्पीड दे दी ना, स्पीड दे दी और एक्स पूछा है, तो बस अगर तुम्हें ए और ओमेगा पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो लो ए और ओमेगा निकाल लिया हमने। 8 ओमेगा कितना है अपना 5, एम्पलीट्यूड कितना है अपना 2। क्या करें? नहीं भाई स्क्वायर स्क्वायर कर लो, और तो क्या करोगे? अरे कुछ गड़बड़ तो। यहां से हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा अपने पास 8/5, या 8 8 जा 64, ये 25, 4 माइनस 4 है ना, एक्स मत समझ। 25 इंटू 4 100, और माइनस का 5x, 5x², और इसको इधर भेजा तो ये आ जाएगा 100 माइनस 64, जो आ जाएगा 36। गड़बड़ होगी ना, 25। ये आ जाएगा 36/25, दैट इज x²। x आ जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल, तो प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल के बाद अपना फिर एनर्जी बचेगा, उसको भी देख ही ले। कह रहा है अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक, हाँ ये भी थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्लैंक हैज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट, द प्लैंक स्टार्ट ऑसिलेटिंग वर्टिकली एंड सिंपल हार्मोनिकली। प्लैंक पे एक ब्लॉक रखा है और प्लैंक जो है SHM कर रहा है, मतलब प्लैंक के एक्सेलरेशन के बारे में आप बता सकते हो। एम्पलीट्यूड आपको दिया गया उस प्लैंक का 40 सेंटीमीटर। ब्लॉक जस्ट लूज कॉन्टेक्ट व्हेन द विद द प्लैंक व्हेन द लेटर इज एट मोमेंटरली एट रेस्ट।
चलो जी, अब कहानी समझ लो पहले पूरी। बोले ये प्लैंक है और ये प्लैंक क्या कर रहा है? बोले ये प्लैंक कर रहा है एसएचएम, ऊपर नीचे जा रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक जो है वो अपना कांटेक्ट छोड़ देता है जब प्लैंक रेस्ट पे होता है। और आप जानते हो कि भाई ब्लॉक कांटेक्ट तभी छोड़ेगा जब नॉर्मल जीरो हो जाए, और नॉर्मल जीरो तभी होगा जब ये फ्री फॉल करे। नहीं आई बात समझ में? कहीं बोलेंगे यार कैसे बात कर देते हो सर, डायरेक्ट डायरेक्ट बता देते हो, कुछ समझाते ही नहीं। भाई कह रहा है ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ दे, कांटेक्ट छोड़ देगा मतलब नॉर्मल जीरो हो जाना, नॉर्मल का जीरो होना मतलब इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल नहीं लगना, नॉर्मल का नहीं लगना मतलब सिर्फ mg लगना, सिर्फ mg लगने का मतलब कि एक्सेलरेशन g होना। तो अगर नॉर्मल नहीं लग रहा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g होगा और प्लैंक का एक्सेलरेशन भी होगा उस वक्त। और ऐसा कहां हो रहा है? जब वो मोमेंटली रेस्ट पे तो फ्री फॉल कर रहा होगा। भाई आपको समझ में आ रहा है कि अगर प्लैंक एसएचएम कर रहा है, जब प्लैंक ऊपर की ओर होगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे, जब प्लैंक मीन पोजीशन से नीचे होगा तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर। तो कांटेक्ट किसी भी हालत में यहां तो नहीं छूट सकता, ऊपर वाले पोजीशंस पे छूटेगा। और बताया गया है कि मोमेंटली एट रेस्ट मतलब जब वो प्लैंक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है ना, तभी वो कांटेक्ट को छोड़ता है। तो भाई उस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है, उस वक्त ही एक्सेलरेशन g होना चाहिए, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो ओमेगा स्क्वायर ए बी होता है। अब बस यार सारी चीजें तो हो ही गई हैं, अब तुम देख लो क्या क्या पूछ रहा है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इतना, तो चलो आओ। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो भाई यहां पे ए कितना दिया है अपने को, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू जी बाय ए। ओमेगा आ जाएगा अपने पास ये 10 और ये 40 सेंटीमीटर, तो ये इतना, और इसका ये रूट, ये कटाई ये कटाई ये कटाई ये कटाई, ये आ गया 25, ये आ गया अपने पास 5 सेकेंड इनवर्स। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। क्लियर? क्या पूछा था? द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड कितना लिखेंगे? 2 पाई बाय ओमेगा। तो भाई ये सवाल है तो आसानी, बस आपको ये पता होना चाहिए। जो वो बोल रहा है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यार कांटेक्ट छूट रहा था, कांटेक्ट छूट रहा था मतलब एक्सेलरेशन वहां पे जी होगा, और बताया कहां छूटा, जहां पे वो रेस्ट पे। तो रेस्ट पे तो दो ही जगह आ सकता है प्लैंक, ऊपर और नीचे। नीचे एक्सेलरेशन ऊपर वाली पोजीशन पे पॉसिबल है क्योंकि एक्सेलरेशन इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब मीन पोजीशन से जब ऊपर होगा तो एक्सेलरेशन नीचे, और नीचे होगा तो एक्सेलरेशन ऊपर। माइनस साइन यही तो दिखाता है, जब सबसे ऊपर होगा तब एक्सेलरेशन जी है, और जी मैक्सिमम पोजीशन वाला है इसलिए ओमेगा स्क्वायर है। तो ए दिया है, ओमेगा निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, आगे बढ़ो। द ब्लॉक वेज डबल इट्स वेट व्हेन प्लैंक इज एट। बोल रहा भाई साहब डबल कहां पे आएगा उसका वेट? अब यार वेट डबल तभी आएगा, आपको पता है कि वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करती है, तो नॉर्मल जब डबल होगा तब वेट भी डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर प्लैंक या चलो यार ऐसी बात करते हैं हम, क्या है, सेकंड है बी है, ये तो हो गया अपना ए। अब बात करते हैं बी की। कह रहा है ब्लॉक जो है ना वो डबल वे कर रहा है, मतलब नॉर्मल की वैल्यू 2 mg आ रही, एक तो mg लग रहा है इस पे, और नॉर्मल की वैल्यू 2 mg आ जा रही है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा निकाल लो। तो एक्सेलरेशन आएगा 2 mg माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। कटा कटा कटा, तो एक्सेलरेशन आ गया g ऊपर की तरफ। अब जितना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए होता है वही नीचे होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो पॉजिटिव एक्स के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वही नेगेटिव एक्स के लिए होगा। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे अगर एक्सेलरेशन जी है तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी एक्सेलरेशन जी होगा, लेकिन ऊपर की तरफ। तो आपसे पूछा है वन ऑफ इट्स पोजीशन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ABCD
तो भाई बिल्कुल ये सही ऑप्शन है यार, मैं भी पता नहीं कहाँ हवाइयां उड़ा रहा हूं। तो ए द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2π/5 सेकेंड, सही बात है। फिर वो कह रहा है द ब्लॉक वेज डबल इट्स वेट व्हेन प्लैंक इज एट वन ऑफ द पोजीशन ऑफ मोमेंटली एट रेस्ट। जी हाँ, जब वो यहां होगा तब वो डबल वेग करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। द ब्लॉक वेज 0.5 टाइम्स इट्स वेट ऑन द प्लैंक हाफ वे अप एंड हाफ वे डाउन। अब यार ये भी समझ में आ ही रहा है भाई, अगर वो कहां पर है, कहीं x इक्वल्स टू a/2 पर है, ये बात समझ ही आ रही होगी। एक्सेलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जब x की वैल्यू a/2 होगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, तो साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का ये आधा आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका g है, तो प्लस माइनस g/2। तो भाई सिंपल सी बात है, कि जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है g/2 से, और तब आप नॉर्मल निकालेंगे, तो आपका नॉर्मल जो है वो आ जाएगा mg + g/2। कैसे? या तो सीधे इफेक्टिव ग्रेविटी वाली बात कर लो कि अगर g/2 से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे की तरफ हो जाएगी g + g/2, दैट इज 3g/2। तो n - mg इज इक्वल्स टू mg/2, या फिर ऐसे देख लो, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रेविटी 3g/2 हो गई हो। तो ब्लॉक वेज 1.5 टाइम्स इट्स वेट ऑन द प्लैंक हाफ वे डाउन। बिल्कुल। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कब होगा? जब ये नीचे होगा, पीन पोजीशन से नीचे, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और उस वक्त कितना आ रहा है नॉर्मल? 1.5 टाइम्स ऑफ mg। और जब वो ऊपर होगा तो 0.5 टाइम्स ऑफ mg आ जाएगा। यहां पर ये भी सही है और ये भी सही, चेक करना ये, ठीक है। तो ये हुआ ये वाला सवाल, और अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ SHM। होगा यार, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं आगे, थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं, टॉपिक दिया है तो कम से कम एनर्जी तो कवर कर। एनर्जी बड़ा आसान है यार, देखो कैसे। आप ये जानते हो कि स्प्रिंग में भी इसी टाइप का फोर्स होता है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ होता है। तो स्प्रिंग में जब इसी टाइप का फोर्स होता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हो, ½ kx², यहां निकालते। तो एसएचएम में भी इसी टाइप का फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो यहां आपको ये समझना है कि क्या x = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम आ रही है, मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन जो है उस पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। सिंपल। वहीं यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए मुझे वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की मदद से ही निकलती है। बोलो हाँ के ना? हाँ ऑब्वियसली। तो ये रही वेलोसिटी इक्वेशन, ये तो रटनी है, इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी ½ mv², यही लिखोगे, और क्या लिखोगे? तो मैंने कहा लिख देता हूं ½ mv²। बोले सर ½ mv² तो लिख दिया, लेकिन v की वैल्यू क्या यही रखें? हाँ बिल्कुल यही रखेंगे। तो जी सर रख दी v की वैल्यू भी। और अब यदि आप देखोगे, ओमेगा की वैल्यू है √k/m, याद है ना? ओमेगा² होता है हमारे पास k/m, तो ये k/m रखा। और पोटेंशियल एनर्जी का भी बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे एकदम समक्ष आके खड़ा है, और वो फॉर्मूला क्या है? ½ ka² x², a² - x²। और यहां से ये साफ साफ पता लग रहा है अगेन, अब वो तो तुम्हें पता ही है कि यार जब x की वैल्यू 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, लेकिन कितनी आएगी भाई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ ka²। जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और जब आप एक्सट्रीम की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी मिनिमम।
जो आ जाएगी 0। क्या आप ये देख पा रहे हो? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो जरा देखते हैं क्या यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व है क्या। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब आप देखना चाहेंगे, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कही हमने हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर जो ये वैल्यू आएगी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। आपको साफ साफ दिख रहा है जिसको आप टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एक्स से एक्स कट जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी आपकी कंजर्व है। तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इज एक्चुअली व्हाट इट इज कंजर्व्ड। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना यार। अब तुम्हें बस वो एक्स दे देगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और यहां पर एक कर्व और देख लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है ना। मेंस 2015 में कर्व आ गया था। देखो कई बार क्या होता है ना, आप लोग कई चैप्टर्स छोड़ देते हो, लेकिन मेंस में 4-4 नंबर के ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो एकदम हलवा सवाल होते हैं। जैसे मान लो हो सकता है किसी को एसएचएम समझ ना आता हो तो बोला यार ये चैप्टर तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। सबसे गलत अप्रोच रहती है। आप क्या करें हमेशा कि जितना तैयार कर सकते हैं उस चैप्टर को आप तैयार करें, चाहे वो टफ से टफ चैप्टर क्यों ना हो, एटलीस्ट फॉर्मूले तो रट जाए। जैसे यहां पर ये चीज अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहां पे कर्व बनाता हूं काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच में, या पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कुछ ऐसा आएगा। क्यों आएगा ऐसा भाई? बन जाया नहीं बनेगा क्या? लग तो नहीं है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कुछ ऐसा बनेगा। कैसे बना भाई साहब ऐसे? यार इसलिए बना क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला। तो x इक्वल्स टू ए पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी का कर्व कैसा है? काइनेटिक एनर्जी यहां पे आती है मिनिमम और यहां पर मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का कर्व कुछ ऐसा आएगा कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे मिनिमम। और आप जब देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन जो है वो आपका आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है, और हाफ के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव कोएफिशिएंट है, मतलब डाउनवर्ड कॉन्केविटी आएगी। और जब आप टोटल एनर्जी का कर्व देखोगे तो टोटल एनर्जी आपकी ये आ जाएगी ऑलवेज के ए हाफ के ए स्क्वायर। तो ये आपके पास कर्व मिलता है टोटल एनर्जी का ऐसी लाइन, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा कर्व, पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा कर्व। ठीक है, तो ये जो है आपकी कहानी हुई किसकी? ये हुई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनकी कहानी। अच्छा एक और चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की, वो जस्ट डबल होती है। क्यों? वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे x अगर आपके पास था a साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो भाई ये बात क्लियर हो जाती है कि यहां पर अगर आप फंक्शन बनाते हो x और t का, वो फंक्शन आता है इस टाइप से। ठीक है, वहीं अगर आप फंक्शन बनाते हो पोटेंशियल एनर्जी और t का, पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर आ रहा है, मतलब जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो कर्व है आपका कैसा दिखेगा आपको देखने में?
ये कर्व कुछ देखने में ऐसा दिखेगा, ये भी पॉजिटिव, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव, और मतलब समझ रहे हो बात को, समझना बस, जो नेगेटिव वैल्यू थी ना वो भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहां पर तो इस टी टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, जितने टाइम में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है पोजीशन का, पोटेंशियल एनर्जी के कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए? 2। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? डबल। टी टाइम में एक ऑसिलेशन, जितने टाइम में इसका एक हुआ उतने में इसके 2 ऑसिलेशन हो गए। तो अगर 1 सेकंड में यहां पे n ऑसिलेशन होते हैं तो यहां 2n ऑसिलेशन हो जाएंगे। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो रहती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। डबल रहेगी, डबल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डबल फ्रीक्वेंसी रहेगी। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मतलब बस इतना सा है यार, देखो कि जब कोई पार्टिकल अपने मीन से चला, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया, अभी जाके इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, यहां से यहां तक आने में आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो 0 थी, 0 से मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम से वापस 0 हुई, फिर मैक्सिमम हुई, नेगेटिव तो हो ही नहीं रही, तो 0 से पॉजिटिव में मैक्सिमम और 0 से वापस पॉजिटिव में मैक्सिमम, x स्क्वायर है इसलिए। तो आधे ऑसिलेशन में ही पोटेंशियल एनर्जी का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम से 0 हुई फिर वापस मैक्सिमम हो गई, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, अपनी वैल्यू को रिपीट कर लिया, तो डबल इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। अब ये 2 सवाल एकदम लल्लू पंजू सवाल है, दोनों एक ही जैसे हैं क्या भाई? है तो एक है ना, तो तुम ट्राई करके आ, एक ही सवाल है, थोड़ा सा अलग है। आपको बताना है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी? क्या आपके पास ऑप्शंस? ये न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो वो ये आ जाएगी पाई न्यू। एम्पलीट्यूड स्मॉल a दिया गया है, मास m दिया गया है, बाकी की कहानी आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, कोई बोले मैं k कैसे निकालूंगा, एम्पलीट्यूड a है कि नहीं, मास m है कि नहीं, बोले हाँ है तो सही। सर k कैसे निकालूंगा, तो ओमेगा कितना होता है? अंडर रूट ऑफ k बाय m होता है ना, तो k कितना आता है? k आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर m। बस यहां से आप क्या कर सकते हो, बाय न्यू k निकाल सकते हैं। क्यों बोल रहे हो यार? काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त तुम्हें k पता होना चाहिए, हाफ k a स्क्वायर माइनस, वो काइनेटिक एनर्जी वाला k नहीं, वो फोर्स का जो कांस्टेंट था वो k, ठीक है। तो ये होता है आज का सेशन समाप्त। वैसे कुछ और चीजें भी थी लेकिन उनको हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और जय हिंद, ठीक है। तो अभी 2 सेशन और बचे हैं, कोशिश करेंगे 2 सेशन में कंप्लीट हो। वैसे लग तो नहीं रहा क्योंकि अभी यार काफी चीजें भी हमें देखनी है और डैम्पिंग वैम्पिंग भी देखना है, कोशिश करेंगे हो जाए, और बाकी फिर उसके बाद अपना वेव से स्टार्ट होगा ना। चलो जैसा भी है, चीजें हैं चलती रहेंगी, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।